अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा आज जो है अब चैप्टर नंबर 19 के क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने और अगर आवाज़ आप लोगों को मेरी ठीक आ रही है तो मुझे कोई आप में से एक मैसेज करके बता दे अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अब चैप्टर नंबर 19 के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो उसमें कह रहे हैं कि जी अगर हम एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखें तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमें काफ़ी सारी लाइन्स मिलती हैं। लेकिन हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए स्पेक्ट्रम में जो लाइन्स मिलती है ना वो लाइन अब आपके पास बनती कब है जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करता है। अब अगर आपको 4-5 लाइन्स मिल रही हैं तो इसका मतलब तो हमारे माइंड में ये आता है कि जी 4-5 इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जी हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही है तो स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइन्स किस तरह मिल सकती हैं? ठीक है। अच्छा अब इसका जो आंसर है ना इसका आंसर ये है कि देखें असल में स्पेक्ट्रम बनता किस तरह है। पहले आप जिस तरह हाइड्रोजन लेते हो आप हाइड्रोजन गैस को हीट करते हो मतलब उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो। एनर्जी प्रोवाइड करने से होता क्या है कि जी जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट कर जाता है। एक्साइट आप समझ लें एक्साइट करके चला गया फिफ्थ शेल पे। ठीक है। तो इसने फर्स्ट से फिफ्थ शेल पे जो जंप की वो एक सिंगल स्टेप में की। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो 1 से 2 2 से 3 वो डायरेक्ट 1 से फिफ्थ में चला गया। लेकिन एक बात आपने शायद पढ़ी भी हो कि हमेशा जो डी एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है ना वो सिंगल स्टेप नहीं होता। ठीक है। और जो डी एक्साइटेशन का प्रोसेस है वो मल्टीपल अब लेवल्स में होगा। जिस तरह अगर वो फिफ्थ से फोर में फोर से थ्री इस तरह करके फिर आ सकते हैं वो। ठीक है। तो तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास इस तरह डी एक्साइट करते हुए आ रहा है मतलब काफी सारे मतलब शेल्स में अगर फिफ्थ से फोर्थ में आ रहा है तब भी फोटोन रिलीज करेगा। फोर से थ्री में आ रहा है तब भी आप कह लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोटोन अब इमिट करेगा। और आप कह लो कि हर फोटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोई ना कोई वेवलेंथ होती है। और वेवलेंथ मतलब एक लाइन बनती है। ठीक है? तो सबसे पहली बात अगर आप देखो तो वही कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो आपके पास यहाँ पे एटम है उसके पास एक सिंगल अब इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन तो एक ही है लेकिन हाइड्रोजन के पास एनर्जी लेवल्स काफी सारे हैं। एनर्जी लेवल्स मतलब शेल्स। ये कह रहे हैं व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड तो कह रहे हैं व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू हाइड्रोजन एटम इट विल बी एक्साइटेड इट इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सम हायर एनर्जी स्टेट। तो वो इलेक्ट्रॉन पहले शेल से जंप करके किसी हायर शेल में चला जाएगा। अब किसी भी फिर कह रहे हैं व्हेन हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल इट विल emit a energy equal to energy difference of two energy levels। ठीक है। अब जो है हाइड्रोजन डी एक्साइट करना शुरू हो गया मतलब समझ ले वो फिफ्थ से फोर्थ में गया। अब फिफ्थ से जब वो फोर्थ शेल में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा आपके पास जितना फिफ्थ और फोर्थ शेल की एनर्जी डिफरेंस होगा। ठीक है। फिर वही वाली बात अभी अभी आपको मैंने बताई कि जी डी एक्साइटेशन सिंगल स्टेप में नहीं होगा मतलब फिफ्थ से पहले शेल में नहीं आएगा सेवरल जंप्स में आएगा। तो कह रहे हैं एज इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल बाय सेवरल जंप्स स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर इमिटेड। तो अगर वो फिफ्थ से फोर्थ में आ रहा है तब फोटोन इमिट कर रहा है कुछ एनर्जी का। फोर से थ्री में आ रहा है तो एक डिफरेंट फोटोन इमिट कर रहा है डिफरेंट अब एनर्जी का। और अगर हर केस में एनर्जीज डिफरेंट हैं तो हर केस में जो है वेवलेंथ भी डिफरेंट है। और अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस भी डिफरेंट होंगी। ठीक है। तो समरी ये कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक है लेकिन उसके पास एनर्जी लेवल्स काफी सारे हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करेगा तो डी एक्साइट वो सिंगल स्टेप में नहीं करेगा डी एक्साइट वो सेवरल जंप्स में करेगा। और अगर वो डी एक्साइट सेवरल जंप्स में कर रहे हैं तो फिर अब इसका मतलब ये है कि जो जो वो जंप करेगा डी एक्साइटेशन के वक्त उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेवलेंथ होगी फोटोन होगा। और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन होगी। अच्छा जिन जिनको आवाज ठीक नहीं आ रही बेशक वो जो है देख लें वरना फिर मैं ये आपको जो है लेक्चर रिकॉर्डेड भेज दूंगा। बेशक इसको आप रिकॉर्डेड बाद में सुन लिएगा। अच्छा आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे आमना।
सर मैंने ये पूछना है कि आपने जिस तरह फ्लोरेसेंस में भी आपने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मल्टीपल जंप्स करके जो है वो नीचे डीएक्साइट तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कैसे जो है वो यानी डीएक्साइट होता है? वो इसी तरह से यानी कि सेवरल जंप्स करके डीएक्साइट होता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह अगर आपने इलेक्ट्रॉन का एक्साइट 1 से 5th शेल में किया है, तो डी एक्साइट जो होगा वो इस तरह होगा, वो उसने 5th से आप कह लो कि जो वापस तो 1 पे ही आना है, लेकिन वो 5th से पहले 4th पे आएगा, 4th से 3 में आएगा, 3 से 2 में, 2 से 1 में। तो इस तरह जब वो जंप करेगा 5th से 4th में तब भी अब एनर्जी रिलीज़ होगी, 3 से 4 से 3 में आएगा तब भी एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जी जो अब सॉलिड्स हैं ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देते हैं और जो हॉट गैसेस हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम देती हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है ना, कॉन्टिन्यूस एक बार याद रखें, लाइन स्पेक्ट्रम में ना कुछ ही जिस तरह अब लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ ही स्पेक्ट्रल लाइन्स नजर आती हैं। जिस तरह समझ लें अगर हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम में आई थिंक 4 लाइन्स मिलती हैं और इन 4 लाइन्स का मतलब ये है कि जी 4 वेवलेंथ्स हैं और 4 वेवलेंथ का मतलब ये है कि 4 फोटोन रिलीज हुए होंगे और 4 फोटोन का मतलब ये है कि 4 ट्रांजिशन हुई होंगी। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है ना, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में बेशुमार वेवलेंथ्स होती हैं, इतनी सारी वेवलेंथ्स होती हैं, या आप कह लो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में कोई सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन नहीं होती, बेशुमार स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं। अब इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइन्स का मतलब ये है कि यहाँ पे काफी सारी वेवलेंथ्स हैं और काफी सारी वेवलेंथ्स का मतलब ये है कि यहाँ काफी सारी ट्रांजिशन हुई होंगी। ठीक है, तो असल में वो पूछ ये रहा है कि जी सॉलिड्स में जो है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब ये कि फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि जी सॉलिड्स में जो ट्रांजिशन हुई होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की वो बेशुमार हुई होंगी, लेकिन कह रहे हैं कि जी हॉट गैसेज में सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम है और लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि यहाँ जो ट्रांजिशन हुई होंगी वो फिक्स हुई होंगी, 3 या 4 ट्रांजिशन हुई होंगी जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 या 4 लाइन्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, अब होता क्या है, सॉलिड्स में कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको क्यों मिल रहा है, लेकिन सॉलिड्स में ये होता है, सॉलिड्स में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स या आप चलो यहाँ पे एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। इतने क्लोज होने की वजह से होता क्या है, जो बात हमने चैप्टर 16 में भी पढ़ी थी एनर्जी बैंड थ्योरी में, जब सॉलिड्स और या मॉलिक्यूल्स इतने एक दूसरे के करीब होते हैं ना, उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना या उनके जो शेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वो तमाम अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होके नई चीज बन जाती है स्टेट्स, और स्टेट्स जो होती है ना ये बहुत क्लोजली स्पेस्ड होती हैं। ठीक है, और ये जो तमाम स्टेट्स होती हैं इन स्टेट्स को मिला के क्या कहते हैं, इन स्टेट्स को मिला के कहते हैं बैंड। तो सॉलिड में जो है ना, सॉलिड्स में कोई प्रॉपर एनर्जी लेवल्स शेल्स नहीं अब एग्जिस्ट करते अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के। और क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, क्योंकि एटम्स या मॉलिक्यूल्स में, सॉलिड में एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, उसकी वजह से जो उनके एनर्जी लेवल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होकर वो एक नई चीज बना लेते हैं जिसको कहते हैं स्टेट्स। और स्टेट्स जो होती हैं ये भी एनर्जी है, एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बहुत क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, इतनी क्लोजली स्पेस्ड होती हैं कि आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और ये चीज मिला के चीज कहलाती है बैंड। ठीक है, अच्छा अब जिसमें मैंने कहा जी सॉलिड में ये एक बैंड बन गया। ठीक है, और इस बैंड के अंदर इनफाइनाइट, अब जो आप कह लो तकरीबन बहुत ज्यादा जो है वो स्टेट्स हैं। ठीक है, और इन स्टेट्स में क्या रहते हैं, इन स्टेट्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब जिस तरह मैंने कहा जी समझ लें यहाँ पे इतनी सारी स्टेट्स हैं, अगर स्टेट्स इतनी सारी हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी क्या है, बेशुमार है। अगर यहाँ पे ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटीज काफी सारी हैं तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जो फोटोन रिलीज होंगे वो भी काफी सारे होंगे, मतलब हर एक की एनर्जी डिफरेंट होगी। और अगर इतने सारे फोटोन रिलीज हो रहे हैं डिफरेंट एनर्जीज के, तो हर फोटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, और अगर हर फोटोन की कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो यहाँ जो आपको फोटोन रिलीज होंगे ना उनके पास काफी सारी वेवलेंथ्स होंगी, और ये सारी काफी सारी वेवलेंथ जब आपस में कंबाइन होती हैं तो ये मिलके बनाती हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सॉलिड में एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं जिसकी वजह से उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो मर्ज कर जाते हैं, उसकी वजह से जो यहाँ ट्रांजिशंस हैं वो बेशुमार ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, और अगर बेशुमार ट्रांजिशन पॉसिबल है तो हर ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, तो यहाँ कोई 3 या 4 वेवलेंथ प्रोड्यूस नहीं होगी, यहाँ बेशुमार वेवलेंथ प्रोड्यूस होंगी, और ये वेवलेंथ जब सारी कंबाइन होती हैं तो ये फिर मिलके बनाती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो स्पेक्ट्रल लाइंस भी बेशुमार होंगी, और अगर इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस भी बनेगा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये
तो कह रहा है इन सॉलिड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयर एनर्जी लेवल्स यहाँ पे overlaps to form energy band. In energy band, all transitions are possible, and each transition corresponds to emission of photon of particular wavelength. Hence, due to transitions in energy band, all wavelengths are emitted and continuous spectrum is obtained. ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि जी हॉट गैसेस में ऐसा नहीं होता। देखें, अब हॉट गैसेस का मतलब ये है कि देखें, आपको आपने चीज पढ़ी भी होगी, अगर किसी गैस को अगर आप हीट करो ना, तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तो हॉट गैसेस वर्ड उसने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हॉट गैसेस में जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर है। अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे, मर्ज नहीं होंगे, उनके डेफिनेट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर उनके डेफिनेट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर ट्रांजिशंस तो फिर इतनी सारी पॉसिबल नहीं है, ट्रांजिशंस तो फिक्स्ड ही पॉसिबल है। तो अगर 3 या 4 ट्रांजिशंस हो रही हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स भी 3 या 4 ही होंगी और 3 या 4 लाइंस मिलेंगी और वो स्पेक्ट्रम कहलाएगा लाइन स्पेक्ट्रम। तो कह रहा है इन हॉट गैसेस द एटम्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, नो एटम ऑफ द गैस इन्फ्लुएंस द अदर एटम्स and hence when de-excitation of gas takes place their discrete energies and specific wavelengths. ठीक है, तो discrete energies का मतलब है कि fixed energies होंगी। जैसे ऊपर वाले केस में तो बेशुमार energies रिलीज होंगी ना इन द फॉर्म ऑफ photons, लेकिन इस केस में इतनी सारी energies नहीं, यहाँ fixed energies हैं and therefore hot gases give rise to line spectra. और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड में बहुत दफा रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैन द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब। अब देखें, कह रहा है कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है। दो केसेस हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं कर सकता, और दूसरा है कि 13.6 से ज्यादा। देखें, अब देखिए, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है ना, तो उस ग्राउंड स्टेट में उसके पास एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, इसको रिमूव करना है, तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप 13.6 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी दोगे, अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी देखें। एक बात याद रखें, हमेशा जो एनर्जी ना, जिसमें अगर आपके पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, तो ये हमेशा इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पहले शेल का इलेक्ट्रॉन कि या तो ये जंप करके सेकंड में चला जाए, या ये जंप करके थर्ड में चला जाए, या ये जंप करके 4 में चला जाए। ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा जी, इसको सेकंड शेल में जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए 4 जूल, इसको थर्ड शेल में जंप करने के लिए चाहिए 6 जूल, और मैंने कहा इसको फिफ्थ शेल में जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए 8 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन या तो 4 जूल एब्जॉर्ब करेगा, 6 जूल या 8 जूल। इनके बीच की जो एनर्जीज है ना, कभी भी जिस तरह 5 जूल आपको आके जी एब्जॉर्ब कर ले, तो 5 जूल कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हमेशा हाइड्रोजन का या कोई भी इलेक्ट्रॉन हमेशा उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जितनी एनर्जी उसको ट्रांजिशन या जंपिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जिस तरह अगर हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की बात करें, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितनी कम एनर्जी होता है एब्जॉर्ब करेगा, तो ये एब्जॉर्ब करेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर फोटोन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले शेल से कहाँ चला जाएगा, सेकंड शेल में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन अब्सॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट if energy of incident photon is exactly equal to the energy difference between two orbits। तो वो उतनी एनर्जी, अगर वो तभी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अगर फोटोन की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। For example, if the photon possess energy less than 13.6 such that 10.2 is incident on the electron in the hydrogen, the electron will absorb the energy of photon and will jump to the next higher energy state। ठीक है, तो हमेशा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितनी उसको जंपिंग के लिए चाहिए होगी एनर्जी। अच्छा, अगला पार्ट है कि जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा कर सकता है नहीं। देखें, अब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कम चाहिए होती है अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से निकाल कर इन्फिनिटी पे लेके जाना रिमूव करने के लिए, तो रिमूव करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। अब अगर आप एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा दोगे तो क्या होगा? देखो, होगा ये कि जिस तरह मैंने कहा जी, मैंने इसको एनर्जी दी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
अब 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज कर लेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, और बकिया जो 0.4 बची वो बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। इस तरह की चीज हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एन यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So if energy of incident photon is exactly equal to 13.6, then it just removes the electron. If hydrogen absorbs a photon of energy greater than 13.6 electron volt, then 13.6 electron volt of energy is consumed to remove the electron, and the surplus energy of photon is taken by the electron as kinetic energy. ठीक है, इन दो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, कोई बात अगर नहीं समझ आई। आपने सर ना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बता दें। अच्छा, उसमें कह रहा था कि जी क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि हाइड्रोजन, जिस तरह मैंने कहा फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लें कि हाइड्रोजन का जो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, इसको सेकंड शेल में जंप करने के लिए चाहिए एनर्जी 4 जूल, थर्ड शेल में जंप करने के लिए चाहिए 6 जूल, और मैंने कहा जी फिफ्थ शेल में जंप करने के लिए चाहिए समझ लें एनर्जी 8 जूल। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मतलब जितनी उसको जंप करने के लिए किसी हायर शेल में जंप करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। इस तरह या तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन या तो 4 जूल एब्जॉर्ब करेगा और 4 जूल एब्जॉर्ब करके सेकंड शेल में चला जाएगा, या 6 जूल एब्जॉर्ब करेगा और थर्ड शेल में चला जाएगा, या 8 जूल एब्जॉर्ब करेगा और फोर्थ शेल में चला जाएगा। लेकिन वो कभी भी 5 जूल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि 5 जूल जो है वो 5 जूल एब्जॉर्ब करके किस शेल में जाएगा, तो वो एनर्जी डिफरेंस बनता ही नहीं है। इसी तरह वो कह रहा है कि जी क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है नहीं कर सकता, तो कर सकता है, लेकिन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी कम उतनी होनी चाहिए जितना दो शेल्स के डिफरेंस के बराबर है। जिस तरह मैंने कहा जी पहले शेल और सेकंड शेल, पहले शेल और सेकंड शेल की अगर आप एनर्जी का डिफरेंस निकालो ना तो वो बनती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं एक फोटोन लूं जिसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और वो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करवाऊं तो हाइड्रोजन उस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और क्यों एब्जॉर्ब कर लेगा? क्योंकि वो इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब करके पहले से सेकंड शेल में चला जाएगा। इसी तरह मैंने कहा जी अगर मैं पहले शेल और थर्ड शेल की एनर्जी का डिफरेंस निकालूं तो समझ लें फॉर एग्जांपल वो आया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल करवाऊंगा तो ये भी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा और इस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब करके वो पहले से थर्ड शेल में चला जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हाइड्रोजन उतना ही फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मतलब जितना उसके मतलब जितना दो शेल्स के डिफरेंस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। बात क्लियर है? ओके सर, समझ गए। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी जो हाइड्रोजन का आपके पास यहाँ पे एटम है उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस क्लोज अब हो जाती हैं जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जाओ। ठीक है, कह रहे कि जी जैसे ही आप हाइड्रोजन के अब जिस तरह आपने इसमें देखा होगा कि जी जिस तरह आप पढ़ते हो ना कि जी जो शुरू में जो शेल्स होते हैं वो कह रहे कि जी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस जो करीब के जो एक ऑर्बिट्स की बनती हैं वो दूर दूर होती हैं, लेकिन जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जाओ ना तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है ना वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? ठीक है, अब ये बात आपको पता होगी कि जी जो ऑर्बिट्स या जो न्यूक्लियस जो अब एनर्जी लेवल्स या जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं उन पे अट्रैक्शन कम होती है अब न्यूक्लियस की, और उन पे अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है तो उन एनर्जी लेवल्स या उन ऑर्बिट्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी ईजी है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, फिर अगली बात ये याद रखें कि जिसमें मैंने कहा ना हाइड्रोजन के पहले शेल की एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जी पहले शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 13.6। मैंने कहा जी सेकंड शेल की एनर्जी है फॉर एग्जांपल 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जी सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मैंने भी आपको ये बात कही कि जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो ना तो जो दूर के ऑर्बिट्स हैं या दूर के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए। अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है उन ऑर्बिट्स या उन एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, सबसे पहले यही बात है, कह रहे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is farther away from the nucleus, it experiences less force from the nucleus, so less energy is needed to remove it from the atom.
फिर कह रहा था वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल इज एग्जैक्टली इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। तो अब मैंने आपको बात कही ना, किसी एक शेल की एनर्जी बताती है कि जी उस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो कह रहे हैं सो इट इज स्मॉलर वैल्यू फॉर एनर्जी लेवल्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर आप जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है, तो उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होगी वो भी कम होगी। अब देखिए अगर उन ऑर्बिट्स की एनर्जीज कम है तो ऑब्वियस की बात है उन ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो भी कम होगा ना, क्योंकि शुरू के जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो उनके दरमियान डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। अब जैसे-जैसे आप दूर जा रहे हो, तो उनके जो ऑर्बिट्स हैं, उनकी एनर्जी कम होती जा रही है। उनकी अगर एनर्जी कम होती जा रही है, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो भी कम होता जा रहा है, ठीक है? और यही एनर्जी डिफरेंस असल में डिटरमाइन करता है स्पेक्ट्रल लाइन्स के दरमियान स्पेसिंग। अगर अगर आप कह लो कि एनर्जी डिफरेंस अगर ऑर्बिट्स या शेल्स के दरमियान कम होता जा रहा है ना, तो स्पेक्ट्रल लाइन्स क्लोज होंगी। लेकिन अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, तो स्पेक्ट्रल लाइन दूर-दूर होंगी, ठीक है? अब मैं आपको ये नीचे मैंने थोड़ी-सी कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं आपको समझाने के लिए। देखिए अगर आप फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस निकालो ना, तो ये आता है 10.2। अगर आप सेकंड और थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस निकालो, तो देखिए ये आएगा 1.89। थर्ड और फोर्थ का निकालो तो ये कितना आया 0.66। तो देखिए जैसे-जैसे आप हायर ऑर्बिट्स की तरफ जा रहे हो, मतलब आप एक न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, आपका एनर्जी डिफरेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है ऑर्बिट्स के दरमियान। और एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ये होगा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होंगी वो भी करीब-करीब होंगी। ठीक है? तो देखो, तो वो कह रहा है कि ड्यू टू व्हिच एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स इज आल्सो स्मॉलर। That is why spectral lines in the hydrogen atom become close together farther away from the nucleus। एक दफा खुद रीड कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जी वाई एक्सरेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम लाइट इवन थो बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम ऑर्बिटल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें अब असल में जो लाइट प्रोड्यूस होती है ना, लाइट किस तरह प्रोड्यूस होती है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, मतलब हायर शेल से लोअर शेल में जंप करता है। एक्सरेज किस तरह प्रोड्यूस होती हैं? एक्सरेज भी इस तरह प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जंप करता है। तो कह रहा है जी जब एक्सरेज और लाइट के प्रोड्यूस होने का तरीका सेम है, तो एक्सरेज और लाइट की प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है? ठीक है? और इसका जो आंसर था ना, अगर आप लोगों ने स्कॉलर की बुक से किया हुआ है प्रिपेयर, तो इसमें आंसर उसमें ठीक नहीं लिखा हुआ, ठीक है? तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि एक्सरेज और लाइट अगर दोनों का प्रोड्यूस होने का तरीका सेम है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है? देखें दोनों के प्रोड्यूस होने का तरीका तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखें एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं इनर शेल ट्रांजिशन से, ठीक है? और इनर शेल ट्रांजिशन क्या होती है? इनर शेल ट्रांजिशन ये होती है कि अगर हमने एक्स-रे प्रोड्यूस करवानी है ना, तो हम किसी अंदर का इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। जिस तरह या तो हम के शेल का या एल शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। और जैसे ही हम के शेल का या एल शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उस उस वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए हायर शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। और जब हायर शेल का अब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ करेगा, क्योंकि हायर शेल का इलेक्ट्रॉन पहले शेल या सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा? एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगी। किसकी एनर्जी? फोटॉन की। तो इस केस में जो फोटॉन इमिट होगा ना, वो ज़्यादा एनर्जी का रिलीज़ होगा। और वो इतनी ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन होगा कि उस फोटॉन को फिर नाम देंगे एक्स-रे फोटॉन, ठीक है? लेकिन अब जो लाइट है ना, लाइट इस तरह से प्रोड्यूस नहीं होती। लाइट में हम इनर शेल ट्रांजिशन नहीं करते। लाइट में ये होता है कि जी इस तरह मैंने कहा जी समझ लें मैंने फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब जब मैंने फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो उसको फिल करने के लिए फिफ्थ शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। और जब फिफ्थ शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फोर्थ में जंप कर रहा है। तो एनर्जी थोड़ी-सी प्रोड्यूस होगी, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो फोटॉन की एनर्जी भी कम होगी और वो लाइट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है? 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा।
हाँ, तो देखें अब यही वो आंसर में कह रहा है एक्स-रे एंड लाइट both originate from orbital transition of electron, but in both cases different amount of energies is released. कह रहा है द एनर्जी रिलीज्ड इज प्रोपोर्शनल टू द, अब ये तो आपको बात पता है कितनी एनर्जी रिलीज होती है, जितना एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन ऑर्बिट्स जहाँ ट्रांजिशन हो रही है। जैसे अगर फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहे इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रिलीज होगी दोनों के डिफरेंस के बराबर। फिर कह रहे हैं सबसे पहले एक्सरेज में क्या होता है, इन एक्सरेज इनर शेल ट्रांजिशन ऑकर्स। जिस तरह आप इनर शेल ट्रांजिशन का मतलब या तो आप इलेक्ट्रॉन पहले या दूसरे से रिमूव करते हो ना, कह रहे हैं फॉर विच द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज वेरी हाई। लेकिन कह रहा है इन केस ऑफ विजिबल लाइट द ट्रांजिशन इज बिटवीन अ क्लोजर एनर्जी लेवल्स ड्यू टू विच एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज लो। तो कह रहे हैं कंसिक्वेंटली द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन इज डिफरेंट। देखिए दोनों केसेस में डिफरेंट एनर्जी है ना, एक्सरे के केस में ज्यादा है, इसके केस में कम है। तो कह रहा है कि सो द डिफरेंस बिटवीन एक्स-रेज एंड विजिबल लाइट इज द एनर्जी ऑफ देयर फोटॉन्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि जी दो तरह की एक्स-रेज आपने पढ़ी हैं, एक है ब्रेमस्टर लंग और दूसरी है कैरेक्टरिस्टिक। अब कह रहा है कि जी अगर आप जैसे ब्रेमस्टर लंग और कैरेक्टरिस्टिक दोनों का प्रोड्यूस करने का तरीका डिफरेंट है। ब्रेमस्टर लंग में जो है वो आप एक चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियस के करीब से गुजारते हो, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होती है। और काइनेटिक क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जी किसी भी चार्ज पार्टिकल की अगर एनर्जी कम हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है, और यहाँ इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, इनर्शियल ट्रांजिशन होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी अगर मैं दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को इंक्रीज करूं, तो वोल्टेज को इंक्रीज करने से वेवलेंथ पे क्या फर्क है। देखिए वोल्टेज कौन सा है, ये है वो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। अगर आपको प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज याद हो तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में ही होता है ना, वो एक ऊपर एक्सीलरेटिंग वोल्टेज होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करवाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आके वो टारगेट पे स्ट्राइक करता है, और फिर ये सारा कुछ अंदर होता है ब्रेमस्टर लंग और कैरेक्टरिस्टिक। अब कह रहा है अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रेमस्टर लंग को तो समझना बड़ा आसान है। ब्रेमस्टर लंग को समझना क्यों आसान है, क्योंकि ब्रेमस्टर लंग में ये आपने इक्वेशन पढ़ी है, लैम्डा इज इक्वल टू hc/ve। ठीक है, अब अगर आप ब्रेमस्टर, और ये इक्वेशन ब्रेमस्टर लंग, इसको ब्रेमस्टर लंग भी कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं, या इसको वाइट रेडिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर आप देखो इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में वेवलेंथ का और v पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जी अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करो, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी उनकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये मिनिमम वाली वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो ब्रेमस्टर लंग पे तो फर्क पड़ेगा, और ब्रेमस्टर लंग में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो ब्रेमस्टर लंग एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अच्छा अगली है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज देखें प्रोड्यूस किस तरह होती है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज तरह प्रोड्यूस होती है कि वो इलेक्ट्रॉन आके ना किसी अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और उस अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालने की वजह से हायर शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और जब वो हायर शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये वो एनर्जी फिर होती है एक्सरेज। ठीक है, अब एक बात याद रखें, लेकिन अब एक्सरे जो प्रोड्यूस हुई, एक्सरे की एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है। एक्सरे की एनर्जी डिपेंड कर रही है कि जी ट्रांजिशन किन दो शेल्स के दरमियान हुई है। इसलिए अगर ट्रांजिशन फिफ्थ और फर्स्ट शेल के दरमियान हुई है तो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिटरमाइन करेगा उस एक्सरेज की एनर्जी, और एनर्जी से मतलब है उस एक्सरे की वेवलेंथ। तो उस एक्सरे की जो वेवलेंथ है ना वो असल में डिपेंड करती है कि ट्रांजिशन किन दो ऑर्बिट्स के दरमियान हुई है। अगर ट्रांजिशन फोर्थ और पहले के दरमियान हुई है तो वेवलेंथ कुछ और होगी, अगर ट्रांजिशन फिफ्थ और फर्स्ट के दरमियान हुई है तो वेवलेंथ कुछ और होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है ना उसकी वेवलेंथ उस जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, जो आपके यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था, उस पर डिपेंड नहीं करती। उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ने तो आके सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया बस, और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की वजह से फिर ट्रांजिशन हुई, और उस ट्रांजिशन की वजह से फिर वो एक्सरे प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में जो एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं उनकी एनर्जी या उनकी वेवलेंथ उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि जी ट्रांजिशन किन दो ऑर्बिट्स के दरमियान हो रही है। अब देखें वही कह रहे हैं, इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज सफिशिएंट इनफ देन इट विल रिमूव द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर शेल will jump to lower energy level to fill the vacancy of electron and X-ray photon is emitted.
The wavelength of X-ray photon depends on energy difference between two orbits from where it is jumping. वही बात आ गई ना कि जी जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ डिपेंड करती है कि किन ऑर्बिट्स के दरमियान जंप कर रहा है। तो वो उस एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो एक्सीलरेटिंग देखें, अगर आप एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करते हो ना तो अब जो आपके यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है और उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने से एक्सरे की वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे फाइनली इन दिस केस वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, एक दफा गो थ्रू कर लें इसको, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। सर जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है इसमें वेवलेंथ इंडिपेंडेंट होती है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के, तो एनर्जी भी इंडिपेंडेंट होती है। हाँ जी, एनर्जी भी इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि देखिए वेवलेंथ और एनर्जी तो आपस में रिलेटेड है ना, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ आपस में रिलेटेड है। वो जो एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करती है, वो सिर्फ उन अब ऑर्बिट्स की एनर्जी पे डिपेंड करती है। वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन आके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पे या उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। सर लेकिन वो हमने टाइप्स ऑफ एक्सेस के टॉपिक में पढ़ा था कि सॉफ्ट एक्सेस और हार्ड एक्सेस होते हैं, तो उसमें तो एनर्जी का डिफरेंस था कि एक वो स्लो पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोड्यूस होती है और एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोड्यूस नहीं, वो फिर अगर वो उसमें टाइप में आ रहे हैं ना, तो वो फिर ये वो ऊपर वाली टाइप होंगी, ब्रेमस्टेड लंग की टाइप होंगी। क्योंकि ब्रेमस्टेड लंग जो है ये अब इसमें जो एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं उनकी एनर्जी वोल्टेज पर डिपेंड करती है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है ना उसमें एनर्जी जो है जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की एनर्जी वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती। तो वो जो आप सॉफ्ट और हार्ड कह रहे हो ना वो फिर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, वो ब्रेमस्टेड लंग होगी। ओके सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। कह रहा है कि जी क्रिस्टल लैटिस कैन बी एग्जामिन्ड विद एक्सरेज बट नॉट अल्ट्रावायलेट। कह रहा है कि जी क्रिस्टल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें एक्सरे से पता चल जाता है लेकिन अल्ट्रावायलेट से पता नहीं जाता। देखें, अब क्रिस्टल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पता करने का तरीका होता है डिफ्रैक्शन, जिसको आप क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हो। तो वो डिफ्रैक्शन होती है कि आप क्रिस्टल्स की डिफ्रैक्शन करो और फिर वो लॉ पैटर्न एक होता है, उसकी बेसिस पे आप क्रिस्टल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर बता सकते हो। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपने क्रिस्टल्स की डिफ्रैक्शन करनी है। अब डिफ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ी थी कि जी डिफ्रैक्शन तब भी हो सकती है जब जो लाइट या जो आप रेडिएशन फॉलो करा रहे हो उसकी वेवलेंथ और क्रिस्टल्स का इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है कि जी क्रिस्टल में एटम्स की लेयर के दरमियान कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो एटम्स की लेयर के दरमियान डिस्टेंस और जो रेडिएशन आप फॉल करा रहे हो उसकी वेवलेंथ, ये दोनों कंपेरेबल हो, ये दोनों करीब करीब हो, तभी डिफ्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, अब सबसे पहली बात देखें, वही कह रहे हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल एंड इट इज ओनली पॉसिबल इफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन is comparable with the separation between layers of crystal। और separation between layers of crystals को क्या कहते हैं? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब अल्ट्रावायलेट से क्यों नहीं कर सकते? अल्ट्रावायलेट से भी नहीं कर सकते, विजिबल लाइट से भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मसला यही है कि अल्ट्रावायलेट की जो वेवलेंथ है या विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो उस लैटिस स्पेसिंग कह लो या इंटरप्लेनर स्पेसिंग कह लो। तो अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो फिर डिफ्रैक्शन ही नहीं होगी, अगर डिफ्रैक्शन ही नहीं होगी तो आप उस क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर पता ही नहीं कर सकते। फिर इसके लिए हम हेल्प किसकी लेते हैं? इसके लिए हम हेल्प लेते हैं एक्सरेज की। अब एक्सरे की खासियत ये है कि जी एक्सरे क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 है और जो क्रिस्टल्स में इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है ना वो भी 10⁻10 के करीब ही होती है। तो देखें दोनों कंपेरेबल है, तो रेडिएशन की वेवलेंथ और इंटरप्लेनर स्पेसिंग दोनों कंपेरेबल है, तो डिफ्रैक्शन हो सकती है और डिफ्रैक्शन होने की वजह से आप यहाँ पे क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर पता कर सकते हो। और जो लॉ यहाँ पे लगाते हैं वो ब्रैग्स लॉ होता है। ठीक है, एक दफा रीड कर लें इसको।
तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये चैप्टर नंबर 19 के थे। 5 मिनट्स बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 20 के क्वेश्चन डिस्कस करवा देता हूँ, ठीक? सर ये वाले क्वेश्चन स्कॉलर से कर सकते हैं, स्कॉलर्स के नोट से? कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बताया था, एक दफ़ा देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर वहाँ गलत हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है और क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लीजिएगा। आई थिंक ये 2-3 आंसर्स ना मुझे वहाँ ठीक नहीं लगे थे, आप क्रॉस चेक कर लेना। ओके सर। ठीक है, ये वैसे मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में ना, फिर आप कंपेयर कर लेना।